प्यारे बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हम स्टडी करने वाले हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये लेक्चर स्टूडेंट हमें एक कंक्लूजन देने वाला है, जिसको हम इस लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लेकर चलना होगा? गैस का 1 मोल लेकर चलना होगा। यानी कि हमें यहाँ पर क्या मान के चलना होगा? 1 मोल ऑफ गैस एट टेम्परेचर T। आप ये तो जानते हैं 1 मोल ऑफ गैस होता क्या है। ये हमें एवोगैड्रो ने बताया था कि 1 मोल ऑफ गैस के अंदर क्या होता है। जो हमारा गैस का 1 मोल बना है वो किससे मिलकर बना है? 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल से मिलकर बना है। यानी कि हमारा जो 1 मोल ऑफ गैस है वो क्या चीज है? 1 मोल ऑफ गैस के अंदर कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स हैं। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये जो मैं आपको एक चौक दिखा रहा हूं, ये मैं मान के चल रहा हूं ये एक 1 मोल है चौक का। इसके अंदर अगर मैं इस चौक को ब्रेक कर दूं तो ये जितने भी डस्ट पार्टिकल से ये बना है, जैसे मैं इस चौक को ब्रेक कर दूं और ब्रेक करने के बाद ये छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल हैं, इन सब से मिलकर ये जो चौक बना है। यानी कि इस 1 मोल ऑफ चौक के अंदर ये कितने डस्ट पार्टिकल हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो आपको ये किसने बताया था? ये एवोगैड्रो ने बताया था। और इस नंबर को क्या नाम दे दिया गया था? एवोगैड्रो नंबर दे दिया गया था। यानी कि एवोगैड्रो को एक रेस्पेक्ट देने के लिए इस नंबर को उन्हीं के नाम से एक्सप्लेन कर दिया गया। अब हम यहां पर ये मान के चल रहे हैं, सपोज m बी द मोलिक्यूलर वेट। यानी कि मोलिक्यूलर वेट होता क्या है ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। मोलिक्यूलर वेट क्या होता है? यानी कि एक मोलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के मास का सम जितना हमारे पास आएगा उसको हम बोलते हैं मोलिक्यूलर वेट। अब V क्या चीज है? यहां पर V इज इट्स मोलर वॉल्यूम। यानी कि एक मोल जितनी वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा उसको हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। अब स्टूडेंट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लेक्चर 2 के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं। हम क्या? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस कितना आएगा हमारे पास? दैट इज इक्वल टू m/v इंटू 1/3 भी आया था हमारे पास इंटू c²। ये निकाला था। ठीक है, तो यहां से और हम क्या लिख सकते हैं? pv इज इक्वल टू 1/3 mc²। ये लिख सकते हैं। अगर स्टूडेंट मैं आइडियल गैस इक्वेशन की बात करूं, आइडियल गैस की बात करूं, तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल क्या कहती है? आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल
अगर आपने नहीं स्टडी की है तो फिर मैं बता देता हूं। चलिए, आइडियल गैस हमें क्या बताती है? आइडियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल की संख्या बहुत कम होती है और कोलिजन हम ऑलमोस्ट आइडियल गैस के अंदर नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी उसकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी उसकी एनर्जी बढ़ेगी, उसकी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो हमें एक ये कंक्लूजन मिला, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगी? टेम्परेचर आएगी। जितना टेम्परेचर उतनी स्पीड, यानी कि जितना टेम्परेचर उतनी स्पीड, यानी कि जितना इसका स्क्वायर करोगे तो उतना वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा। ये हमें आइडियल गैस इक्वेशन को जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर रखा, उसकी मॉलिक्यूल की स्पीड निकाली, फिर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, फिर मॉलिक्यूल की स्पीड निकाली, फिर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, फिर स्पीड निकाली, तो हमने क्या देखा? ये कंक्लूजन आ रहा है। तो यहां से मैं और क्या लिख सकता हूं यहाँ पे स्टूडेंट? ये जो इस m है, इसको अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं, mc², ये भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। अगर मैं इसको 1/3 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा। ये मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूं। तो यहां से 1/3 mc² इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर मैं हटा दूं तो मैंने एक कोई गैस कांस्टेंट डाल दिया Z3 R, जिसको हम रेबर गैस कांस्टेंट बोलते हैं। अभी बात करेंगे इसकी। तो यहां से इसका मतलब इसकी वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूं? ये पुट कर सकता हूं। तो यानी कि PV, यानी कि दैट इज इक्वल टू PV। अगर मैं बात करूं आइडियल की तो यहां पे RT फॉर 1 मोल की बात कर रहा हूं, फॉर 1 मोल। अगर N मोल की बात करूं, ये कंडीशन किसके लिए आएगी? इसका मतलब दैट इज इक्वल टू ये PV इज इक्वल टू RT। ये क्या चीज बन गई हमारे पास? आइडियल गैस इक्वेशन परफेक्ट, यानी कि आइडियल बोल दूं या परफेक्ट गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। अगर n मोल की बात करूं तो यहां पर n आ जाता है, आप जानते हैं। तो दैट इज इक्वल टू ये क्या बन गया हमारे पास? 1/3 mc², यानी कि 1 मोल की ही तो बात कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए, ये क्या चीज है? इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? mc²। यानी कि यहां पर इस चीज को देखिए, ये तो हमने अपने ये क्या लिख दिया हमने? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस के लिए लिखा है। ये तो भी आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस था। ये 1 मोल ऑफ गैस बन गया हमारे पास। अब 1 मोल ऑफ गैस की मैं बात कर रहा हूं पहले। तो यहां पर देखिए, ये mc² जो है, mc² जो है ये मास है, टोटल मास है 1 मोल ऑफ गैस का। c² स्पीड ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। इस 1 मोल ऑफ गैस की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आने वाली है स्टूडेंट? हाफ mv²। ये तो हमारे अकॉर्डिंग आ गई। किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 kT। ये भी होता है, हम जानते हैं होता है ये। तो यहां से मैं स्टूडेंट क्या लिखना चाह रहा हूं? देखिए, हाफ ऑफ mc² मैं जानता हूं क्या चीज होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और इसको मैं इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखूं तो ये हमारे पास किसके बराबर है? RT के बराबर है। दैट इज इक्वल टू RT। ठीक है, 1/3 है, तो यानी कि यहां से मैं इसको 1/3 इज इक्वल टू RT है, लेकिन लिखना किसकी फॉर्म में चाह रहा हूं? 1/2 इस फॉर्म में। तो यहां से इसको मैं इधर लेके चला जाऊं, 3 इधर लेके चला जाऊं। ये तो हम जानते हैं कैसे आया है, ये बता रहा हूं।
इस 3 को इधर लेके चला गया, 2 से हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, ये बन गया। इसका मतलब मेरे पास हाफ MC स्क्वायर क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू 3/2 RT, यही तो बन गया। यानी कि हमने क्या लिखा है, ये जो मेरे पास 1/3 MC स्क्वायर था, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, RT के बराबर थी, ये थी यहां पर। 3 को इधर लिया हमने, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को इससे डिवाइड किया, 2 को ये डिवाइड किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ गई। यानी इस इक्वेशन को जब हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ MC स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 RT। ठीक है, इसका मतलब ये जो हाफ ऑफ MC स्क्वायर है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी को डिनोट कर रहा है। तो मैं यहां से अभी आपको कंक्लूजन समझाने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट, यानी कि हाफ ऑफ MC स्क्वायर जो है, हाफ ऑफ MC स्क्वायर है, ये किसको डिनोट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, डिसऑर्डर के ट्रांसलेशन की मोशन की वजह से, रैंडम मोशन की वजह से बोल दो, यानी कि रैंडम मोशन, या मैं क्या बोल दूं, ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और ये किसके बराबर आ गई, इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी है 1 मोल ऑफ गैस की, और वो किसके बराबर आ गई हमारे पास, 3/2 RT। तो यानी कि इसको मैं क्या लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, 1 मोल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। इस चीज को समझने की कोशिश करना। ये क्या लिखा, काइनेटिक, ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, इसके बराबर आ गई। तो ये क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, इतनी बन गई। यानी कि 1 मोल, अब मैं काइनेट 1 मोल के अंदर, देखिए 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यानी कि 1 मोल के अंदर तो मैं अब क्या निकालना चाह रहा हूं, जो 6.0 इस मोल के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहा हूं। यानी इतने मॉलिक्यूल्स की, तो कैसे निकालोगे आप, सबकी क्या निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो हम क्या निकाल लें, हर मॉलिक्यूल के पास इतनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, ये तो निकाल सकते हैं ना। तो एवरेज, क्यों एवरेज हम निकाल सकते हैं, एवरेज क्या होती है, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यही टोटल नंबर, यही तो आती है एवरेज किसका, एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर। ठीक है, ये एवरेज एनर्जी किसकी आ जाएगी, 1 मोल की, मॉलिक्यूल की। टोटल एनर्जी कितनी है 1 मोल के पास, इतनी। टोटल नंबर कितने हैं इसमें, इतनी। यानी कि मॉलिक्यूल्स की मैं ये लिख दूं यार, दैट इज इक्वल टू दिस, यही तो चीज बन गई, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। और 1 मोल के अंदर कितने, इतने मॉलिक्यूल्स, इन सब की कितनी आ जाएगी, 3/2 RT, ये लिख सकते हैं ना। तो ये n है, तो ये n नीचे चला जाएगा, ये मॉलिक्यूल बच जाएगा। लेकिन ये जो आएगी वो क्या आएगी, एवरेज आएगी, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। हम एक मॉलिक्यूल की नहीं बोलेंगे, हम एवरेज बोलेंगे, हर मॉलिक्यूल के पास इतनी एवरेज जरूर आएगी। तो क्या लिख दें यहां से, दैट इज इक्वल टू, आप समझ गए होंगे आई थिंक मैं जो समझाना चाह रहा हूं। यानी कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी
ऑफ वन मोलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी पर मोल इतनी है, एक मोल के पास इतनी है, एक मोलिक्यूल के पास कितनी आ गई, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एवरेज भी लिख सकता हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोलिक्यूल कितनी, ये n इसके नीचे चला जाएगा 3/2 R/n इंटू टी, और ये कितना बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/2 R/n इंटू टी। और जब ये R/n की हमने वैल्यू निकाली स्टूडेंट, तो R तो क्या चीज है, वेबर कांस्टेंट, और इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, दैट इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3/2 kT इज इक्वल टू 3/2 kT, where k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जब हमने निकाली तो R की वैल्यू जो कितनी होती है आप जानते हैं, वेबर कांस्टेंट कितना होता है हमारे पास, R इज इक्वल टू होता है हमारे पास 8.31 पर मोल पर केल्विन, यानी कि टेम्परेचर। और n की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है हमारे पास, R/n की निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू निकल के आई, ये कितनी निकल के आई, 3.38 इंटू 10⁻16 आर्क पर मॉलिक्यूल पर केल्विन, यानी कि, और मैं इसको जूल में कन्वर्ट कर दूं तो कितनी बनती है ये 1.38 इंटू 10⁻20 -16 -20, ये यहां पर बन जाएगा 23 जूल पर मॉलिक्यूल और पर केल्विन, ये होती है, हम जानते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, आपने इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाला है, यहां पर देखिए काइनेटिक एनर्जी पर मोल किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी जो किसकी वजह से, रैंडम मोशन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन पर मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही है, टेम्परेचर, ये तो कांस्टेंट है। अगर मैं यहां से स्टडी करूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ड्यू टू रैंडम मोशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रही है, टेम्परेचर के, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। हमने क्या कहा, ये कौन सा कांस्टेंट है, ये K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू इतनी आती है। तो यानी कि यहां से हमने जो कंक्लूजन निकाला है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन पर मोल इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ड्यू टू रैंडम मोशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी of random motion varies directly proportional to temperature। इसी को हम कहते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो यही हमारे पास क्या बन गया, इन दोनों कंडीशंस को जब हमने स्टडी किया तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन पर मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूं, इस पर इक्वल टू को हटा दूं, इक्वल टू को हटा दूं और क्या डाल दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि ये मेरे पास क्या चीज है, 3/2 R इज ए कांस्टेंट। तो यहां से क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन पर मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां से क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स रैंडम मोशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, अब हमने कंक्लूजन, जो हमारा फाइनल कंक्लूजन बना वो क्या बना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन वेरीज डायरेक्टली एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस।
तो हमारे पास ये कंक्लूजन निकल के आया, दस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन वेरीज directly as absolute temperature of gas and this is called the kinetic interpretation of temperature. अब स्टूडेंट मैं एक कंक्लूजन बताने जा रहा हूं। अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर बात करूं तो क्या होगा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी कि एब्सोल्यूट जीरो पर मैं बात करूं, यानी कि यहां पर मैं बताऊं एब्सोल्यूट जीरो पर काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। यहां पर देखें, एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। एट एब्सोल्यूट पेपर में काफी बार आता है एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल सकते हैं जीरो को टेम्परेचर। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल दो या एट एब्सोल्यूट जीरो बोल दो। अगर टी जीरो हो गया तो अभी हमने निकाला था हाफ MC स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास आई थी 3/2, अभी निकाला था RT। अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो पर बात कर रहा हूं तो T इज इक्वल टू जीरो पे बात कर रहा हूं, एट T इज इक्वल टू, यानी कि एट T इज इक्वल टू जीरो पर बात कर रहा हूं। तो ये जीरो हो गया तो यहां से हाफ ऑफ MC स्क्वायर ये क्या हो गया? जीरो हो गया, यानी कि एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एट एब्सोल्यूट जीरो पर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर बात कर रहा हूं या एट एब्सोल्यूट जीरो पर बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या कंडीशन आ रही है? एट एब्सोल्यूट जीरो पर बात कर रहा हूं, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर बात कर रहा हूं, तो टी जीरो कंडीशन लगानी पड़ेगी। टी जीरो की कंडीशन लगाते ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन, यानी कि मोलिकुलर जो मोशन है ना, मूवमेंट है, वो क्या हो गया? स्टॉप हो गया एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या टेम्परेचर होता है? जिस टेम्परेचर के ऊपर रैंडम मोशन मॉलिक्यूल का क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, यानी कि मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए? जीरो हो जाए। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच मोलिकुलर मोशन ऑफ गैस इज, चीज बोल दो या स्टॉप बोल दो, रुक जाए, दैट टेम्परेचर आर कॉल्ड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काफी बार पेपर में आता है।